हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी टीम ने आपको वादा किया था कि हम काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम इस पर वर्क कर रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑनलाइन बैचेस को लॉन्च करेंगे। ठीक वैसे ही हमने अपने वादा को पूरा किया है और हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी के साथ मैं हर्ष आपके साथ लेकर आया हूँ इकोनॉमी की सीरीज। यस, क्योंकि इकोनॉमी जो होता है काफ़ी ट्रिकी सा सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंसेप्ट्स को नहीं उठाया। स्टार्टिंग में हम एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है और जो बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से हमारी इकोनॉमी की स्टार्टिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ से बिल्कुल इकोनॉमी की जड़ है, मैं वहीं से आप इसको पकड़ूंगा और वहीं से हम अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे। और आपने भी मेरे साथ साथ धीरे धीरे सीखना है। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, पूरे वीडियो लेक्चर को आपने बिल्कुल वॉच करना है। नोट्स मेकिंग आपने 1% भी नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम आपने इसको प्रॉपर वॉच करना है। सेकेंड टाइम आप चाहते हो तो आप इसको साथ नोट मेकिंग कर सकते हो। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो उसके लिए आप क्या करोगे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आपका आज की हमारी वीडियो लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यस, बिल्कुल इजी चैप्टर है, पढ़ने में काफी ज्यादा आसान होते हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। एक अगर मैं बात करता हूँ पालमपुर की, तो पालमपुर क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यस स्टूडेंट्स, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि ऐसा विलेज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग रूरल एरिया के अंदर कैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रन हो रही हैं उसके बारे में हम समझेंगे। कैसे जो है एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी के अंदर। ठीक है, और जो ग्रामीण एरिया होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो फार्मिंग सेक्टर होता है और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर होता है, उनके अंदर लोग किस तरह से एंगेज होते हैं। हम हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पालमपुर क्या एक इमेजिनरी विलेज है। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि ये कल्पना से बनाया गया है, बस ये राइटर ने कल्पना करी है कि इस टाइप का एक विलेज होता है। ठीक है ना, तो एक इमेजिनरी विलेज है, इमेजिनरी। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंट्री जो उत्पाद करती है उसी को बेसिकली हम प्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड जो टर्म आता है इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चों को इसी टॉपिक के अंदर डाउट होता है। वो डाउट क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि जो इकोनॉमी होती है वो क्या होगी और जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है। तो चलिए पहले हम इस बेसिक जो ये डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में, मैं आपको उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक्स, जो कि सुनने में काफी ज्यादा सिमिलर टर्म्स लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र के जो पिता है वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने क्या करा, 1776 के अंदर अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी। जो फादर है हमारे इकोनॉमी के, एडम स्मिथ जी, तो उन्होंने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारण की खोज है। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमी है वो एक फाइनेंशियल टर्म है। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो समझ जाना कि सिर्फ और सिर्फ मैं पैसे के रिगार्डिंग बात करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में क्या होता है, एक डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इकोनॉमी, अब मैंने आपके सामने बोला कि इकोनॉमी अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं है। तो आपके माइंड में है कि इकोनॉमी मतलब क्या, किस कंट्री की इकोनॉमी। तो जब तक मैं इकोनॉमी के आगे एक कंट्री का नेम मेंशन नहीं करूंगा, यस, जब तक मैं कंट्री का नेम मेंशन नहीं करूंगा तब तक इकोनॉमी जो वर्ड है वो इनकम्प्लीट है। जैसे मैंने बोला यूएसए की इकोनॉमी, अब जैसे ही मैंने यूएसए का नाम लिया तो यूएसए के नाम से आपके माइंड में क्या है, एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पर मेंशन करता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी,
अब आपके माइंड में क्या हुआ, एक पाकिस्तान की इमेज आ गई है ना, पाकिस्तान की गलियां कैसी हैं, वहां की ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ठीक है। तो जब तक मैं किसी कंट्री का नाम जब तक मैं इसके पहले मेंशन ना कर दूं, तब तक मेरा जो इकोनॉमी वर्ड है वो इनकम्प्लीट है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं पालमपुर की। तो पालमपुर जो था एक हाइपोथेटिकल विलेज था, आई नो अबाउट इट, या वी नो अबाउट इट, लेकिन सच में क्या है कि पालमपुर नाम से एक ये जो विलेज है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि यूपी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट डे वेस्टर्न यूपी के अंदर इस टाइम प्रेजेंट है। सेकंड थिंग क्या है, अच्छा एम क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, तो स्टडी फार्मिंग सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यस, तो अगर मैं रूरल एरिया की बात करता हूं, तो रूरल एरिया के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो कहाँ एंगेज होती है, फार्मिंग सेक्टर पर ना। अगर मैं एक छोटा सा इसके माध्यम से बताऊं, तो इसको अगर मैं ऐसे कट डाउन करूं, तो ये जो बड़ा पोर्शन है, जो कि लार्जर पोर्शन है, वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर के अंदर, ये फार्मिंग के साथ इंगेज है, ये फार्मिंग के साथ इंगेज है। और जो बहुत ही छोटा सा दबका होता है वो नॉन फार्मिंग के साथ इंगेज होता है स्टूडेंट, नॉन फार्मिंग के साथ, ठीक है। तो कैन आई से दैट कि जो 70% 70 टू 75% 70 टू 75% इनकी जो इनकम है वो बेस्ड है फार्मिंग सेक्टर पर, वो बेस्ड है फार्मिंग सेक्टर पर। लेकिन वहीं पर ही जो रेस्ट जो 30% अप्रोक्सीमेटली जो 30% के आसपास जो इनकम बचती है वो कहीं ना कहीं नॉन फार्मिंग सेक्टर के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट सीखने के लिए मिलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हम रूरल सेक्टर भी बोलते हैं या जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र भी बोलते हैं, वहां पर केवल और केवल फार्मिंग नहीं होती, वहां पर हमें नॉन फार्मिंग के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होती है वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी के बारे में भी समझ आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो कैसे हमारी रन होती है। अब सपोज करो मैंने बोला जीडीपी, मैंने बोला जीएनपी, मैंने बोला एनएनपी। अब अगर किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को अगर इन टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं जीडीपी होती क्या है, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ठीक है ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा हमारी कंट्री रन कैसे हो रही है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, अगर आप स्टडी नहीं करते, आप किसी कॉलेज में नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको इकोनॉमी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि इकोनॉमी से हमें पता लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे रन हो रहा है। एग्जैक्टली हमारा सिस्टम कैसे रन होता है। अगर आपने इकोनॉमिक टर्म्स को समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि जो जीएसटी नाम से जो हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं या जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, जो हम डायरेक्ट टैक्सेस और जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं वो हम पे क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम फर्दर, आई थिंक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पालमपुर। यस, कि पालमपुर जो विलेज है जो कि 9th की एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो फीचर की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट फीचर है वहाँ की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 450 अराउंड फैमिलीज जो है वहाँ पर रहती है, लगभग 450 फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। अब ये जो फैमिलीज होती है, अब कोई भी एक विलेज होता है, विलेज की एक पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ लोकल गवर्नमेंट्स की, तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती है उसमें जो हमारी जो ग्राम पंचायत होती है, इसके बाद ब्लॉक समिति होती है, या उससे भी पहले उसके ऊपर हमारी जो, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ठीक वैसे ही जो होता है कि ग्राम लेवल पर कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से हम एक विलेज को क्या करते हैं, उसको विलेज की जो है संज्ञा देते हैं, उसको बताते हैं कि एक विलेज है, ठीक है। पॉपुलेशन है वो अराउंड 450 फैमिलीज है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो अराउंड मान के चलो आप कि कम से कम भी इसकी 2000 के लमसम, 2 से 3000 के लमसम इसकी पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, कास्ट सिस्टम। यस, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट। यस स्टूडेंट्स,
पालमपुर गांव के अंदर भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। वहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज, केवल और केवल जो 540 में से ओनली 80 अपर कास्ट फैमिलीज हमारी एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं इसमें से लेस करता हूं तो कितनी रहती है? 370। तो कैन आई से दैट जो 370 जो फैमिलीज थी, कैन आई से दैट कि जो 370 जो हमारी फैमिलीज थी वो दलित लोगों से जुड़ी हुई थी। क्या वो SC ST थी? क्या वो दलित थी? है ना। तो अगर वो दलित थी तो वो दलित कहाँ रहते थे? अपने स्मॉल हट्स में रहते थे, ठीक है ना। अब उनके पास इतना ज्यादा पैसा तो नहीं था कि उन्होंने बड़ी बड़ी घर बना रखे थे, महल डाल रखे थे, नॉट पॉसिबल ना। तो उन्होंने क्या कर रहा था, छोटे छोटे अंदर वो रहते थे, ठीक है ना। तो अब इस गांव की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो दलित परिवार से संबंधित है, जो दलित परिवार से संबंधित है, और बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन है जो कि क्या होती है, जो अपर कास्ट से संबंधित है। अब अपर कास्ट का मतलब क्या है कि वो लोग जिनके पास क्या होगा, जो लैंड होगी वो काफी ज्यादा मात्रा में होगी। हो सकता है जो अपर कास्ट के लोग हैं इनके पास 10 या 20-20 एकड़ तक लैंड हमें देखने के लिए मिली, 20-20 एकड़, 25-25 एकड़, 30 एकड़ लैंड हमें देखने के लिए मिली। वहीं पर अगर मैं इन फैमिलीज की बात करता हूँ तो हो सकता है इनके पास 2 एकड़ भी लैंड ना हो सकता है इनके पास 2 एकड़ भी लैंड ना हो, है ना। तो आप देख रहे हो कि एक डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। अब जिसके पास 20 से 30 एकड़ लैंड है, ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना उसको पैसे की दिक्कत आएगी, ना उसको जो संसाधन होते हैं, जिनका इरिगेशन के जो संसाधन होते हैं उनका यूज करना, उनको बाय करना इनके लिए काफी आसान रहेगा। लेकिन वहीं पर जिनके पास बहुत कम लैंड है, ठीक है ना, इतनी कम लैंड से क्या होता है, वो प्रॉफिट तो जनरेट कर ही नहीं सकते, बल्कि वो इसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। प्रॉफिट जनरेट नहीं होता उनका, बट अपने सेल्फ सफिशिएंट या अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो सिर्फ इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स की। तो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जिसके सभी घरों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेल कनेक्टेड रोड्स, अगेन स्टार मार्क कर लो स्टूडेंट्स पे। तो ये टर्म इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेल कनेक्टेड रोड्स मतलब समझ रहे हो आप इसका, कि अगर वेल कनेक्टेड रोड्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, ट्रेड, व्यापार, है ना। अगर मेरे पास किसी भी गुड का सरप्लस है, तो उस सरप्लस को अगर मेरे को कहीं पर सेल करना है जाके, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ेगा। यस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मेरे को विजिट करना होगा। और मैं विजिट कब कर सकता हूं, चीजें मेरे लिए आसान कब होंगी, जब मेरे पास बेटर रोड्स होंगे, जब मेरे पास रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जब रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आपस के जो विलेजेस होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक जंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक विलेज के लोग दूसरे विलेज जाकर के वहां पर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी ट्रांसपोर्ट। यस, अब बेटर रोड तो है लेकिन लेके कैसे जाए, सिर पे, नॉट पॉसिबल ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए बैलगाड़ी, ठीक है, या जो रिक्शा होती हैं वो, ठीक है ना, ये बुलबॉक्स जो कोट्स होते हैं, या जो ट्रक्स होते हैं, या जो ट्रैक्टर होते हैं, हम इनका यूज करेंगे ना। ट्रैक्टर में ट्रैली में लाद के ले जाते हैं, ट्रक्स में भर कर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट की जो पूरी फैसिलिटी पालमपुर गांव के अंदर अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्ट से हमें क्या फायदा मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जो ट्रेड होता है वो अच्छे से डन हो पाता है। अगर ट्रेड अच्छे से डन होगा तो उससे क्या होगा, जो मनी होती है उसका फ्लो बढ़ जाता है, और जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है कहीं ना कहीं वो लगातार इंक्रीज होती रहती है, और वो डायरेक्ट हमारी जीडीपी के अंदर क्या करती है, तो उससे हमारी जो डायरेक्ट जीडीपी है वो उसको इंपैक्ट करती है। इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है, हमें पर कैपिटा ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, आपके लिए जो नोट्स बनेंगे वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा मेहनत हमारी टीम कर रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हेल्थ सेंटर। यस, हेल्थ सेंटर। अब स्टूडेंट, अगर आपने अच्छा व्यापार करना है, आपने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेटर करना है, तो 2 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट क्या है? एजुकेशन। अगर हमारे पास बेटर एजुकेशन होगी तो हम क्या करेंगे? हमारी थिंकिंग डेवलप होगी, और जब हमारी थिंकिंग डेवलप होगी तो हम नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, नई नई चीजें खोजेंगे, नए नए मेथड्स को डेवलप करेंगे। सेकंड क्या है? हमारी हेल्थ। अब जब तक हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, यस, जब तक हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तब तक हम क्या एजुकेशन ग्रैब कर लेंगे? तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ, व्हेन यू grab good education and when you have the proper healthcare facilities around your town, then definitely you will grow. Schools, again, health and school, health and school। तो जहां भी बच्चे हेल्थ और स्कूल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वहीं से क्या होता है? वहीं से तो इनकी वेल्थ जनरेट होती है। अगर हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो बच्चा अच्छा सोच पाएगा, अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर पाएगा, ठीक है ना, और अच्छी खासी वेल्थ को भी वो जनरेट कर पाएगा। लास्ट है इरिगेशन। तो इरिगेशन के बहुत सारे साधन वहां पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्यूबवेल, सारी फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी जो है इनके पास अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो एक ऐसा विलेज है, पालमपुर जो है वो एक ऐसा विलेज है जहां पर जो भी फैसिलिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एक ग्रामीण एरिया के अंदर, जिन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ग्रामीण एरिया के अंदर, वो सारी फैसिलिटीज पालमपुर गांव के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए इसको हमने बोला एक हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल, जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो पालमपुर है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, उसके हमने फीचर्स को भी स्टडी करा। चलिए हम फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर जो एक विलेज है और विलेज की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के साथ एंगेज होती है, ठीक है। तो फार्मिंग इन पालमपुर, तो फार्मिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अराउंड 75% पीपल, कितने? अराउंड 75% पीपल जो कि कहाँ पर है? फार्मिंग के साथ एंगेज है। तो यानी कि कहना है दैट कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ से इन लोगों की इनकम जनरेट होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? वो फार्मिंग सेक्टर से होती है। रेस्ट जो इनकम रहती है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से होती है, उनको हम फर्दर भी स्टडी करेंगे। अभी लैंड जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या राइज होता है? वो लैंड को लेकर होता है। कहीं ना कहीं जो ज़मीन होती है वो हमारी लिमिटेड होती है और ज़मीन को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। जब हम ज़मीन को एक्सपेंड नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम तरह तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग को अपनाते हैं, अच्छी गुणवत्ता के जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, हमारा प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो सके। मल्टी क्रॉपिंग जैसे कि वीट जो एक रबी की फसल है, राइस जो है खरीफ की फसल है, और शुगर कैन जो कि गन्ना, जो कि पूरे ईयर इसको कभी भी बो दो, कभी भी इसको काट लो, पूरे साल ये क्या करता है? ये फसल ग्रो होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कहते क्रॉप्स हैं जो पालमपुर गांव के अंदर उगाई जाती हैं, जिसमें वीट हो गया, आपका राइस हो गया, आपका शुगर कैन हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक साल के अंदर हम एक से ज़्यादा फसल को हम लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होता है वो भी डबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी जो है पालमपुर विलेज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उसमें क्या है कि इसके अंदर HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स होते हैं उसका भी हम लोग यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, ये ट्यूबवेल, तो इन सब के बारे में हमें पालमपुर गांव के अंदर जिक्र मिलता है कि जो अच्छी गुणवत्ता के सीड्स हो गए, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए और ट्यूबवेल्स हो गए, ठीक है ना, इनकी हेल्प से वहां पर इरिगेशन, इनकी हेल्प से वहां पर क्या करते हैं? फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा लीड्स टू हायर प्रोडक्शन। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करना होता है जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, हमारी इनकम अच्छी जनरेट हो सके। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सॉइल के जो रिगार्डिंग है वो इशू हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड रहती है। इवन इसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ इश्यूज भी हैं वो भी थोड़े बने रहते हैं वहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर की नींव, वो है फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो, चाहे वो आरबी ग्रेड भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाते हैं पेपर में, और ये 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैंने किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर आता है वो है लैंड। लैंड, तो लैंड जो होता है वो एक तो लिमिटेड होता है, दूसरा फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब लैंड, अब सर बोलोगे कि लैंड कैसे हेल्प कर सकता है? अब मान लो कि अगर मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, अगर मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए क्या होगा कि या तो मेरे पास घर से अपनी कोई लैंड हो, है ना, इसका मैं ओनर हूं, ठीक है, या मैं क्या करूंगा, इस लैंड को मैं रेंट पर बाय करूंगा, है ना, यानी कि इसके बदले में रेंट को पे करूंगा। तो लैंड देखो दोनों तरह से क्या करती है, इनकम जनरेट करती है। अगर मेरे पास अपनी लैंड है, ठीक है, तो मेरा काफी सारा पैसा जो मैंने खर्चना था वो मेरा बच जाता है। दूसरा क्या है कि अगर मेरे पास अपनी लैंड नहीं है तो किसी ना किसी व्यक्ति की जो लैंड होती है उसको मैं रेंट पर लेकर के उस पर अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करता हूँ। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति की लैंड है उसको भी बेनिफिट होगा, है ना। तो लैंड जो है वो दोनों तरह से पैसा कमा कर दे रही है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है लेबर। अब लेबर, अब अगर आपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया, यस, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया, तो अब फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको वर्कर तो चाहिए होंगे। बिना वर्कर के आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो? तो लेबर में भी देखिए जरा, या तो आपकी फैमिली मेंबर्स हों जो कि उसके काम के अंदर एंगेज हों, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप लेबर को हायर करोगे। अगर आप लेबर को हायर करो तो उनको बदले में आप लोग वेजेस प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो? वेजेस प्रोवाइड करते हो। लेकिन अगर वहीं पर क्या है, अगर मेरी फैमिली मेंबर्स ही मेरे साथ हैं और वही क्या कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं उसको वेजेस ना प्रोवाइड करूं, ठीक है। लेकिन अगर लेबर है तो लेबर को मैं हायर करूंगा और बदले में उनको मेरे को क्या सैलरी या वेजेस मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, थर्ड वन इज अ कैपिटल। अब मैंने लैंड भी देख ली है, ठीक है, और काम करने के लिए वर्कर्स भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन जब तक मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, जब तक मेरे पास पैसा ही नहीं है, तब तक मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करूंगा? तो कैपिटल, अगर मैं बात करूं कि इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा कैपिटल। कि जब तक हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है तब तक हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी बिजनेस को बिल्ड ही नहीं कर सकते, बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते। और जब तक हम किसी बिजनेस को रन नहीं कर सकते तब तक हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, और अपनी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल, वी हैव सम मनी टू इन्वेस्ट ऑन इट, then it will generate some profit, and while using the profit it will helpful for the labor that works in our company. Okay, fourth and important factor is entrepreneur. अब ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आपके पास पैसा भी है, आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर भी है, लेकिन वर्क करना कैसे है? अगर आपको उस वर्क की नॉलेज ही नहीं है देन आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बिजनेस कर लोगे? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से अभी इसको पूरे को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज करो कि मैंने क्या करना है, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है आइसक्रीम की, है ना। गर्मियों का मौसम है, ठीक है, तो आइसक्रीम अच्छी होती है ना, ठंडी भी होती है। चलो आइसक्रीम खाते हैं आपको।
तो आइसक्रीम की अगर मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को क्या, सबसे पहले तो मेरे को लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना लैंड के मैं फैक्ट्री को एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता। तो मैं या तो मैं अपनी लैंड पर अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करूंगा, या मैं किसी और की लैंड को रेंट पर लेकर वहां पर अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करूंगा। अब फैक्ट्री मैंने बना दी, अब उसमें काम करने के लिए वर्कर वो भी मैं हायर करूंगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या हो सकता है कि या तो मेरी फैमिली मेंबर्स आए जो कि मेरी हेल्प करें और उस फैक्ट्री में काम करें। अगर मेरी फैमिली मेंबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेबर को हायर करूंगा, बदले में उनको कुछ वेजेस प्रोवाइड करूंगा। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट लेबर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड वन इज द कैपिटल। अब जब तक मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, मैं ना तो लैंड को बाय कर सकता हूँ, मैं ना लेबर को उनको वेजेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो दैट इज वाई कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। अब फोर्थ एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मेरे माइंड में आइडिया है कि मैंने आइसक्रीम की फैक्ट्री को लगाना है, लेकिन मेरे को आइसक्रीम के बारे में कुछ भी अगर पता ही नहीं है, या मेरे को 1% भी नॉलेज नहीं है, देन कैसे मैं आइसक्रीम्स को क्या कर सकता हूँ, आइसक्रीम को प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। दैट इज़ वाई हमें फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री की तो हमें खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, हमें खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज हमें एक ऐसे पर्सन को हायर करना होगा जो कि काफ़ी लंबे समय से इसी फील्ड के अंदर वर्क कर रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की। अब तक हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ को देखा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने जाना कि जो 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैसे उनकी हेल्प से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, कैसे हम अपने बिजनेस को हम बूस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर अगर हम इंगेज होते हैं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होते हैं तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा, अगर मैं पालनपुर गांव की बात करता हूँ तो वहाँ पर 75% जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इंगेज थी, फार्मिंग सेक्टर के साथ इंगेज थी। लेकिन वहीं पर ही 25%, अराउंड 25% जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज है। कि अगर ये लोग फार्मिंग नहीं कर रहे तो सब कुछ ना कुछ तो ये कर रहे होंगे जिनसे इनकी आजीविका चल रही है। तो फर्स्ट आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है, एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग से आप क्या करोगे, आप भैंसों को पालोगे, ठीक है ना, उसके दूध को इकट्ठा करोगे और दूध को वन टाउन टू अनदर टाउन आप क्या करोगे, सप्लाई कर सकते हो, जहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो आप जनरेट कर सकते हो। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे लेवल पर, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ी बड़ी आप कंपनी से लगा लोगे, बड़े बड़े बिजनेस कर लोगे, आप ज़ारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ओपन कर लोगे, नो, इतनी बड़ी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। तो जिसके लिए अगर मैं बात करता हूँ एमएसएमईज जो होती है, क्योंकि छोटी छोटी फर्म्स होती हैं जो कि विलेज लेवल पर लगाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर के एक फार्म लगाते हैं, या जो बहुत कम कैपिटल के साथ ही जो फर्म्स लगाई जाती हैं वो एमएसएमई के अंदर आती हैं, या उन्हीं को हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप कारपेंटर का कोई शॉप ओपन कर सकते हो, कारपेंटर का काम कर सकते हो। आप वेवरिंग जैसे कि आप बुनकर जैसे होते हैं, जैसे कि अभी पानीपत की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो वो काम भी आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे लेवल पर, ठीक है। इसके बाद शॉपकीपिंग्स। अब शॉपकीपिंग क्या होता है कि जैसे आपने अपनी एक चाय का ठेला लगा लिया, है ना, तो चाय का ठेला आज के टाइम में तो बहुत मशहूर है ना। तो काफ़ी एमिनेंट हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि इससे मैच खाती हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो टी स्टॉल्स, आप अपनी एक चाय की दुकान खोल सकते हो। क्लॉथ स्टोर्स, आप एक कपड़े की दुकान खोल सकते हो, ठीक है। या फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों के रिगार्डिंग, जैसे उर्वरकों को सेल करते हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी दुकानें होती हैं, क्योंकि 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है। तो उनको अच्छी गुणवत्ता के जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो आप इसका भी वर्क कर सकते हो वहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप ट्रांसपोर्ट
सर्विसेज जैसे कि बैलगाड़ी हो गया, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, जैसे कि ट्रक हो गया, ठीक है ना, आप वो सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज थी जो पालमपुर गांव के अंदर यूज करी जाती। अब हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, अब उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ते टाइम जब आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ोगे, जब दोबारा आप इस वीडियो को देखोगे और अपने नोट मेकिंग कर रहे होगे, तो आपने ध्यान देना है कि वो कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर हमने काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज रखना है, काफ़ी ज़्यादा हमें जोर देना है। तो फर्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है मल्टी क्रॉपिंग। जो मल्टी क्रॉपिंग होता है वो किसी भी इकोनॉमी का एक बेसिक फीचर होता है। इकोनॉमी, यहाँ पर मैं एक रूरल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक मल्टी क्रॉपिंग जो होता है वो उससे क्या होता है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग क्या है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और जिस वजह से क्या है कि वो एक साल के अंदर एक से ज़्यादा फसल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सेकेंड हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। यस, इट इज एन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 1960s में इसका जो रिलेशन है, संबंध है इंडिया से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, ये MS स्वामीनाथन जी, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को प्रोड्यूस करा, इरिगेशन के साधनों को हमने अच्छा करा, मशीनरी। इससे पहले क्या होता था कि जो क्रॉप की जो हम कटाई वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम हाथों से हम उसकी कटाई करते थे जनरली, या दांती जो होती है, जो घरों में दांती जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज करते थे। लेकिन नाउअडेज हम क्या करते हैं, कंपेन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उससे जो यूज में लाए गए वो हाई यील्ड वैरायटी थे, ठीक है ना, और इरिगेशन के जो साधन थे उनको बेटर करा गया, और मशीनरीज जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई। दूसरा क्या, नाउ इसके बाद फार्मिंग इज हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है ना, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये हमने इसको डिटेल में देख लिया कि जो फार्मिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है, उसका यूज से वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। लेकिन जो लैंड है वो सबके पास इक्वल नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइक्वल हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से हमने क्या समझा, हमने रूरल इकोनॉमी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करा कि कैसे एक रूरल इकोनॉमी रन होती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स कंक्लूड आवर टॉपिक। तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या ये चैप्टर जो कि आपकी 9th की NCERT के अंदर मेंशन है, इस चैप्टर को NCERT के अंदर देने का रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, और इससे क्या मैसेज हमें मिलता है। तो ध्यान रखना है आपने, अगर मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूं तो इसका मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। तो इस चैप्टर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ रूरल इकोनॉमी। यस, क्या आपने देखा, क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने एक रूरल इकोनॉमी के पूरे मॉडल को ही अंडरस्टैंड नहीं कर लिया, है ना। तो रूरल इकोनॉमी को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया। सेकंड, कि जो लैंड है हमारी वो कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेड होती है, और अगर हमारे पास लैंड लिमिटेड होती है तो ये हमें पुश करती है, हमें एक पुश देती है कि हमें टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना है और अपने आप को ग्रो हमें करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन वही बात है, अगर आपकी लैंड लिमिटेड है तो हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा, जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो फार्मिंग सेक्टर के अलावा हम जिनमें एंगेज होकर के अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इवन अगर मैं कहूं कि फार्मिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पैसा या इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको हमारे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है,
या कुछ आप सजेशन देना चाहते हो कि हम कैसे अपने लेक्चर्स को और बेहतर कर सकते हैं, क्या हम इसमें क्वेश्चंस को ऐड करें या ना करें, क्या इसके साथ हम केस स्टडीज को डिस्कस करें या ना करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू बहुत बहुत।